सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पता चला और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटी सरापा एहतजाज दिखाई दे रही है और वो इसलिए कि स्वीडन में एक इराकी शहरी की तरफ से हमने ये देखा कि एक अफसोसनाक मंज़र ये सामने आया कि कुरान पाक की बेहुरमती की गई, उसकी वीडियो सर्कुलेट की और उसके बाद दुनिया भर में जो मुस्लिम स्टेट्स हैं उनकी तरफ से रिस्पांस भी आया, एहतजाज करने का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी एक अपील की है स्वीडन से कि वो एक्शन लें इन तमाम तर वाक़यात के ख़िलाफ़, ताकि ये जो इस्लामोफोबिया की वेव हम यूरोप में देख रहे हैं इसको कर्टेल किया जाए। और इसी तरह तैयब उर्दगान जो कि तुर्किया के सदर हैं उनकी तरफ से भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है और OIC की तरफ से भी जॉइंट स्टेटमेंट एक सामने आई है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि इसके मुहर्रिकात क्या हैं और क्या वजूहात हैं कि ऐसे वाक़यात जो हैं इनकी रोकथाम नहीं होती। इसके अलावा अगर सियासी सूरत हाल की बात करें तो दुबई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का मरकज़ रहा है पिछले कुछ दिनों। उसकी वजह यह है कि तमाम पाकिस्तान के जो हैवी वेट्स थे सियासत के, जिसमें जरदारी साहब हों, बिलावल भुट्टो साहब हों, मरीम नवाज़ साहिबा हों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हों, ये सब दुबई में मौजूद थे। और कहा यह जा रहा है कि मुलाकातों में निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कुछ कमिटमेंट्स जो हैं वो फाइनलाइज़ हो चुकी हैं। इसके अलावा इलेक्शंस के हवाले से भी इसमें डिस्कशंस हुई हैं और साथ साथ जहांगीर तरीन साहब खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं जब से ये सारी मुलाकातें हुई हैं। उसके बाद से कहा यह जा रहा है कि 30 मज़ीद रहनुमाओं की शिरकत का इम्कान है IPP में, जो कि नई पार्टी उनकी तरफ से बनाई गई है। इसको भी डिस्कस करेंगे। हेल्थ कार्ड का जो मसला है जिस पर एक अबहम बाकी है कि आया उस पर इलाज जारी है या नहीं। हार्ट पेशेंट्स जो हैं वो इस पर शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो कुछ और कह रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी ख़बर रही वो वही है कि इकॉनमी के हवाले से ईद के दूसरे रोज़ यानी कि जुमे के रोज़ गुज़श्ता हफ़्ते एक अच्छी ख़बर जिसको कह सकते हैं वो सामने आई और वो अच्छी ख़बर यही थी कि पाकिस्तान को $3 अरब की जो कमिटमेंट है IMF की तरफ से वो मिली है और एक ऐसी इकॉनमी जो कि वेंटिलेटर पे थी, कुछ ब्रीदिंग स्पेस हमने देखा कि उसके तहत आई है। और इसके फ़ौरन बाद उसका जो रिस्पांस है, इवन दो कि आज बैंकिंग हॉलीडे रही, लेकिन उसके बावजूद हमने ये देखा कि KSE 100 इंडेक्स जो है उसमें तकरीबन 2400 पॉइंट्स का इजाफा आज देखने को मिला, जो कि ख़ासा खुशाइन था। इसको हिस्टोरिक डे भी कुछ लोग कह रहे हैं। साथ साथ जो कार मेकर्स हैं उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि 7% इंक्रीज़ है और उसकी वजह यह है कि इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन जो है, यानी कि जो पाबंदी थी इंपोर्ट करने पे, उसको उठाने का इम्कान है इस IMF के तमाम तर प्रोग्राम के तहत। लेकिन जो महंगाई का सवाल है वो अपनी जगह बरकरार है, क्योंकि बिजली और गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ने का इम्कान बाकी है। तो आवाम तक कितना रिलीफ पहुँचेगा और क्या ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट होगा इस सारी डील का, इस पर आज हम बात का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ माहिर मईशत नजीब साहब मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है ये एक एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी नहीं है जिसको EFF कहते हैं, जो कि पहले पाकिस्तान को 2019 में मिली थी, जिसको अनफॉर्चुनेटली हम पूरा नहीं कर सके। तो डिफरेंस क्या है इसमें, इन दोनों फिनोमेनाज में, जिसको हम स्टैंड बाय एग्रीमेंट कहते हैं? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होता है, 9 मंथ्स का पीरियड बताया जा रहा है जिसमें $3 अरब मिलेगा पाकिस्तान को। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है और ये उन्हीं मुल्कों को दिया जाता है जो शॉर्ट टर्म, जो अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज है उनको मीट करना चाहें। पाकिस्तान इस वक्त EFF इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज आपको पता है कि इस वक्त एक इलेक्शन साइकिल जो शुरू होने वाला है 2-3 माह में, तो पाकिस्तान उसमें जा नहीं सकता। सो इस तरह की कंटिजेंसीज को मीट करने के लिए जो पाकिस्तान को लाहक हैं अभी, ये 12 महीने पे यूजली मुहित होता है, जो इस वक्त हमें 9 महीने का मिला है। ये एक वही एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क है। आपने देखा कि हमें एडजस्टमेंट्स करनी है, चाहे अपने बजट में हो, चाहे अपनी प्राइसेस में हो, चाहे अपनी ये जो हमने PDL में किया, ये सारी एडजस्टमेंट्स करके हमने उनके अहदाफ मीट करने हैं, जो मालियाती है, एनर्जी सेक्टर के हैं, जो मॉनेटरी हैं और जो एक्सचेंज रेट में। सो ये करके हमें ये 9 महीने होपफुली। और आपने जो बहुत अहम बात सामने रखी है ना, वो ये है कि पाकिस्तान ने 23वां प्रोग्राम एंटर किया है। ये कोई खुशाइन बात नहीं है बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। एक डॉक्टर है जो ICU का डॉक्टर है, आप एक ही मरीज़ को, जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, उसको 23वीं मरतबा उस डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं जो ICU का डॉक्टर है।
सो बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। इसमें से जो और आपको तशवीशनाक बात लगेगी, 21 दफ़ा जो उस डॉक्टर ने कहा उसके साथ भी आपने प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाए। सो ये ज़्यादा तशवीश की बात है। अब इससे आगे चलिए कि जो एक प्रोग्राम आपने कंप्लीट किया जो 13-16 का था, अदरवाइज़ आप ये भी नहीं कर पाए। आप अभी जहाँ खड़े हैं अगर $4 अरब के ज़खायर हैं, वो भी तब हैं कि अगर आपको चाइना ने सपोर्ट किया हुआ है। सो सिवेरिटी ऑफ चैलेंज इतना बड़ा था, और अगर आप ये ना करते तो जो डिफ़ॉल्ट का रिस्क है वो बढ़ा हुआ ही रहता। एक तरह से आपने यू हैव बॉट एन इंश्योरेंस अगेंस्ट पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट, अगर आप ये 9 माह का प्रोग्राम जो है स्टैंड बाय अरेंजमेंट उसको ख़त्म कर लेते हैं। लिक्विडिटी इंप्रूव कर जाएगी, बाहर से और पैसे भी आना शुरू हो जाएंगे पार्टनर कंट्री से। बट मैं सर्टेनिटी से ये नहीं कह सकता कि आप ये प्रोग्राम भी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 21 दफ़ा आपने ये काम नहीं किया। सो ये है तनाजुल। अगर आप इसको देखिए, इसमें जो गरीब आदमी है, जो मिडिल इनकम अर्नर है, उस पर बोझ बढ़ेगा। बिल्कुल खाकान साहब, इसकी सॉरी टू कट यू हियर, इसकी डिटेल डिस्कस करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जो पिछला प्रोग्राम डिसकंटिन्यूड रहा क्योंकि उसको कंप्लीट नहीं कर सके, उस पर जो IMF की स्टेटमेंट सामने आई है, कोट एंड कोट वो ये कह रहे हैं कि पॉलिसी मिसस्टेप्स, इंटरनल एक्सटर्नल शॉक्स और यूक्रेन वॉर को भी साइड किया। ये भी कहा कि जो फ्लड्स आए पाकिस्तान में, इसके अलावा जो इंटरनेशनल कमोडिटी सुपर साइकिल है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टॉल करके रखा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिसी मिसस्टेप IMF मेंशन कर रहा है, ये एग्जैक्टली क्या है? पहले इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि फ्लड्स ने भी हमें बहुत अफेक्ट किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। जी मैंने वो मेंशन किया जी। जो पॉलिसी जो मिसस्टेप्स हैं वो तो आपके सामने ही है ना। आपने एक ज़माने में एक पेट्रोल पे 100 से 150 अरब आई थिंक मंथली की सब्सिडी दे दी थी। UAE जो पेट्रोल बनाता है वहाँ पे सस्ता था, मतलब वहाँ पे महंगा था और हमारे यहाँ सस्ता हो गया था। ये एक चीज़ थी। फिर आपने उनके साथ तय किया हुआ है कि आप एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल रखेंगे। आपको पता है कि हमने कोशिश की कि हम इसको फ्लेक्सिबिलिटी को जो है उस तरह ना मार्केट फोर्सेस पे छोड़ें। इसी तरह आपने जब टैक्सेस लगाए तो आपने बहुत डिले किया, उसमें आपने कीमतों की तब्दीली में डिले किया। और जब लास्ट बजट दिया गया था 2022 में, तब भी आपको याद होगा कि वो बजट जो है उसको दोबारा 15-20 दिन में ही दोबारा रीवैम्प करना पड़ा था। आपको करंट बजट को भी रीवैम्प करना पड़ा। उनका मतलब ये है कि वो मिसस्टेप्स इसको इस तरह समझते हैं कि एक अहदाफ है, एक फ्रेमवर्क है IMF का जो बड़ा क्वांटिटेटिव इन नेचर है। क्वांटिटेटिव से मतलब है वो नंबर बेस्ड है, वो मॉडलिंग बेस्ड है। वो इस तरह नहीं है कि इंशाल्लाह आपको कहूँगा आप इतने पैसे ले आइएगा टैक्स में। वो बिल्कुल इलास्टिसिटीज़, डिमांड, सप्लाई, ओवरऑल फ्रेमवर्क देख के चलता है कि आप उसको पूरा करें। फिर आपको याद है एक बड़ी बहस होती रही कि हमें 6 अरब चाहिए कि 4 अरब चाहिए, फिर 5 अरब पे मेरा ख्याल है शायद मसला सेटल हुआ। ये सारी बातें वो कर रहा है। तो हमारा एक मिसट्रस्ट रहा है IMF के साथ, पर हमने ये कभी भी आसान नहीं समझा कि हम ये प्रोग्राम कर सकें। खाकान साहब, बिल्कुल आपने जो बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसने बड़ा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। और इस बार भी IMF यही कह रहा है कि बजट जो है इट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड एज प्लान्ड। जिस तरह आपने ये बजट पेश किया है इसी तरह इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जिसको हम फिस्कल डिसिप्लिन भी कहते हैं। तो आपको लगता है कि फिस्कल डिसिप्लिन इंश्योर किया जाएगा इस बार, या दोबारा से कोई यू टर्न ले लेगी गवर्नमेंट? देखिए, मैं ये इसलिए कहता हूँ कि ये ऐसे हमने कोई बड़े काम तो बजट में किए नहीं हैं। यहाँ तो हम कहते हैं ना कि हमने रिटेलर पे भी टैक्स कलेक्ट करना है, हमने प्रॉपर्टी पे भी करना है, हमने मतलब ऐसे बड़े बड़े काम करने हैं जिससे मैं कहता कि कोई घबराहट हो रही है। वही टैक्स है, वही कॉरपोरेट सेक्टर है, वही वेज पेइंग सेक्टर है, वही GST है, वही इम्पोर्ट्स हैं जिन पे टैक्स लगना है। ये सारी चीज़ें मतलब अब मुझे भी पाकिस्तान इकॉनमी को पढ़ते हुए 25 साल हो गए हैं। वही चीज़ें हैं, वही 9% का टैक्स टू GDP रेशियो है। मैं समझता हूँ कि ये करना 9400 अरब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। एक्सपेंडिचर साइड जो है वो आई थिंक ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। वो शायद हमारे खर्चे जो हमने तय किए हैं उससे ज़्यादा आएंगे खर्चे, पर वो बात आएगी जाकर मार्च अप्रैल अगले साल। उस वक्त तक पाकिस्तान इस प्रोग्राम को यहाँ कंप्लीट कर चुका होगा या इनकम्प्लीट छोड़ के फिर एक नया प्रोग्राम ढूंढ रहा होगा। ठीक है, मतलब ये अभी ये चांस भी बाकी है कि इसकी भी जो है वो कंप्लीशन शायद ना हो। सदीक जान ने भी हमें ज्वाइन किया है। सदीक, इकॉनमी के हवाले से डिस्कशन हो रही है, खाकान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो कोई सवाल अगर आपका है तो आप पुट कर सकते हैं। जी बिल्कुल खाकान साहब, मुझे ये अब नहीं पता कि ये सवाल पहले हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मैं दोबारा कर लेता हूँ
ये बताएं कि पहले भी हमने देखा कि इसहाक डार साहब जब पाकिस्तान वापस पहुंचे थे तो अचानक हमने देखा था कि 14, 18 या पता नहीं 20 रुपये डॉलर की कीमत नीचे गई थी और पूरी एक फिर मीडिया कंपेन हुकूमत की जानिब से चलाई गई थी कि देखा इसहाक डार साहब ने जो है ना वो कमर तोड़ दिया है डॉलर की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो आपके भी सामने, हमारे भी सामने। अब आज पूरा दिन हुकूमत ने जो कंपेन की है वो ये की है कि देखें जी स्टॉक एक्सचेंज इतनी ऊपर चली गई और डॉलर जो है वो हुकूमत तो कह रही है कि 270 रुपये पे चला गया है। तो ये बताएं कि ये चीज़ें सस्टेनेबल हैं या नहीं? आप समझते हैं कि ये बस वक्ती तौर पे एक चीज़ है और ये सस्टेनेबल नहीं है या लॉन्ग टर्म ये सोल्यूशन नहीं है? सिद्दीक साहब, अगर नवंबर में आईएमएफ का प्रोग्राम यही जो अब जाके हुआ है वही अगर बिलियन डॉलर्स नवंबर में मिल जाते, और जो मैंने सारी बाकी रकूम आपको गिनवा देता हूँ, 3 अरब फ्रेंडली कंट्री से, 2 अरब हमें मल्टीलैटरल से, तो आज रिजर्व्स की पोजीशन कुछ और होती, रुपया वैसे ही बड़ा मुस्तहकम हो चुका होता। सो मैं तो ये कहता हूँ कि आप ये आईएमएफ के साथ रहेंगे, अगर फंड आता रहेगा डॉलर का, इस वक्त हम मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे हैं, इन द शॉर्ट रन तो ये इस तरह डिटर्मिन होना है। शायद रुपए में इस वक्त जो हमारा एतमाद था वो इतना कम हो चुका था कि इन्वेस्टर भी और जो एक्सटर्नल हमारा एक्सपोर्टर है वो सारा डॉलर लिए बैठा था, सो वो सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा। बट इन द लॉन्ग रन मैं आपको बताऊं, अगर आपने इस चीज़ को ठीक करना है ना कि आप चाहते हैं कि हमारा रुपया जो है मुस्तहकम हो, कदर बेहतर हो, तो आपको अपनी पैदावारी सलाहियत बेहतर करनी पड़ेगी। रुपया इन दी एंड कुछ भी नहीं है, ये एक पैदावारी सलाहियत है। अगर आप ज़्यादा डॉलर ख़रीद सकते हैं बिकॉज आपकी एक्सपोर्ट बहुत बड़ी हुई हो, आप सोचें कि आप दुनिया को चीज़ें बेचते हो, तो आपके पास इतना डॉलर आ रहा होगा, शायद आपके रुपए की जो कदर है वो बहुत मुस्तहकम हो जाए। सो ये तो इन दी एंड तो वो डिटर्मिन करेगा। इन द शॉर्ट रन ये जो अभी एबरेशंस हो रही हैं, आई थिंक ये निकल जाएंगी, सेंटिमेंट तब्दील हो जाएगा, बल्कि आज हो गया है आई थिंक सेंटिमेंट तब्दील। ये क्या है सेंटिमेंट? आप एक डिफ़ॉल्ट के सेंटिमेंट पे खड़े हुए थे, सारी मार्केट्स प्राइस क्या कर रही थी? ये हमारी स्टॉक मार्केट जो आज बढ़ी है ये सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ी कि SLA हो गया, इसलिए बढ़ी है कि आपने इंश्योरेंस ख़रीद ली है कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं होने जा रहे। बहुत सस्ती कीमतें थी, 2 to 3 के PE, ये जो हम प्राइस टू अर्निंग्स कहते हैं, उस पर ये स्टॉक्स खड़े हुए थे। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़ॉल्ट लिए हुए माइंड में खड़े हुए थे। इसी तरह पाकिस्तान का जो बॉन्ड है इंटरनेशनल जो 2024 में ड्यू है वो भी डिफ़ॉल्ट लेवल्स पे ट्रेड हो रहा था। जो रुपया है वो भी इस लेवल पे ट्रेड हो रहा था कि ये शायद यहाँ से हमें कोई बहुत बड़ा धचका ना लग जाए। तो इन सब मार्केट्स में एक तकवीयत मिलेगी, बट ये तकवीयत तब तक है जब तक IMF का प्रोग्राम चलता है, और उसके बाद तकवीयत तब आएगी कि आप बताइए कि अब आपने क्या, ये जो सारी बातें मैंने की हैं इसमें मैंने कहीं नहीं कहा कि आपके बिजली के मसाइल हल हो जाएंगे, मैंने कहीं नहीं कहा कि आपके एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत ठीक हो जाएगी, मैंने कहीं नहीं कहा कि सर्कुलर डेट हल हो जाएगा, मैंने कहीं नहीं कहा कि आपका टैक्स टू GDP रेशियो बढ़ जाएगा। आप आखिर में मुझे फिर ले लीजिएगा आज से 9 महीने बाद, ये चीज़ें तकरीबन ऐसे ही चल रही होंगी अनटिल एंड अनलेस कि कोई आकर ये आज तय करे कि यार ये सारे काम भी तो करने हैं ना, ये आपने करने हैं, इसका IMF से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर IMF ये भी आपको बताना शुरू कर दे कि आपने सोलर से बिजली बनानी है, तो आप कहेंगे लो जी अब ये भी IMF हमें बताएगा, इसीलिए वो ये बताता नहीं है। वो एक पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क दे के आपको एक ICU से निकाल लाया है। अब सर्जरी करनी है आप कीजिए, अगर आप ये सर्जरी करेंगे तो आप 9 महीने बाद मुझसे फिर बात कर लीजिएगा, आप बेहतर सूरत हाल में होंगे, वरना एक और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का प्रोग्राम जो है आपको करना पड़ेगा। खाकान साहब, इसके अलावा जो एक अलार्मिंग फैक्ट है वो ये है कि इस प्रोग्राम को मीट करने के बाद पाकिस्तान जो है वो IMF का चौथा सबसे मकरूज़ मुल्क बन गया दुनिया में। तो सवाल फिर वही है कि कितने अरसे तक हम इसी साइक्लिकल प्रोसेस से गुज़रते रहेंगे, दोबारा से जो है वो हम वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं हर 1-2 साल बाद। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि अभी इन्फ्लेशन भी कम हो रही है, 29% पर आ गई है, पहले 38 थी, लास्ट मंथ की बात हो रही है। इसके अलावा 7% ग्रोथ हम देख रहे हैं ऑटो मेकर्स की जो इंडस्ट्री है उसमें। ये सिर्फ एक बबल है जो बस कर जाएगी या वाकई परसिस्ट करने की पोजीशन में है? ये देखिए, एक तो यह है कि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में ना अभी भी बहुत बढ़ी हुई है, और जुलाई में अभी आप देखें कि PDL 10 रुपये अभी हमने बढ़ानी है, सिर्फ 5 रुपये बढ़ी है डीज़ल पे, पेट्रोल पे तो अभी बढ़ानी है। बिजली की कीमत में खातिर खा तब्दीली आने वाली है। मेरे ख्याल में तो गैस का भी एक जो तब्दीली है वो फील्ड में है, और ओगरा का जो इस वक्त डिसीजन है वो यहीं पे है। सो इतनी जल्दी मेरा नहीं ख्याल इन्फ्लेशन टूटने वाली है। अभी जो 29.4% की भी इन्फ्लेशन है उसको समझने की कोशिश कीजिए। ज़रूर पिछले महीने से
कम है, पर वो इसलिए नहीं कम है कि एकदम इन्फ्लेशन कोई गिर गई है, वो इसलिए कम है कि ये ईयर ऑन ईयर है और पिछले साल के मुताबिक आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। इन्फ्लेशन अभी भी अगर 29 या 30% पे है तो बहुत बड़ी हुई है ना, कोई कम तो नहीं हुई है। सो ये अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, रुपए की कदर बेहतर होती है, कुछ एक्सपोर्ट्स शुरू होती हैं और डॉलर आते हैं, बाकी मल्टीलैटरल से आते हैं, हम अपनी सप्लाई शॉर्टफॉल्स को मीट करते हैं, हम अपने कुछ निज़ाम में बेहतरी लाते हैं, फिर कोई लॉन्ग टर्म में जाके ये इन्फ्लेशन जो है वो बेहतर होना शुरू होगी। 22% का एक्सचेंज रेट है। पाकिस्तान के जो सीरियस मसाइल हैं वो तो अभी अपनी जगह खड़े हुए हैं, पर शॉर्ट टर्म ब्रीदर बहुत अच्छा है। अब डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। ये सेलिब्रेशन नहीं है कि 23वां प्रोग्राम IMF का करने जा रहे हैं। ये ज़रूर है कि ICU में से निकल के सर्जिकल टेबल पर आ गए हैं। सही। अब आगे चलिए कि क्या मतलब जो काबीना को मुबारकबादें दी जा रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। जी सदीक। खाकान साहब ये बताएं कि कोई जो पाकिस्तान के लोग हैं, जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने ईद के दूसरे दिन मीडिया को बुलाकर और 1 घंटा और 58 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुबारकबादें दी, उन्होंने इसहाक डार साहब को क्रेडिट दिया, इसहाक डार साहब ने उनको क्रेडिट दिया, शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्रेडिट दिया और कहा कि उन्होंने जिस तरह से सफारतकारी की पूरी दुनिया में जाके और अमेरिका से जिस तरह से बात की, तो ये सारे उस सफारतकारी का नतीजा है कि IMF के साथ हमारा ये अभी जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। तो ये बताएं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये लगा और उससे पहले जो मुसद्दिक मलिक साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये जो रशिया से ऑयल आया और फिर एक मुआशी बहाली का प्लान, ये सारी चीज़ें, इससे तो अवाम को ये मैसेज आ रहा है कि बस मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया अवाम के लिए और आगे जो है वो बड़ा ज़बरदस्त टाइम शुरू होने वाला है अवाम के लिए। तो लगता है आपको कि अवाम के लिए कुछ थोड़ा सा सुख का सांस मौजूदा महंगाई के दौर में आने वाला है, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं है? अगर ये सब एफर्ट ना किया होता गवर्नमेंट ने, और वज़ीर आज़म ने ज़रूर किया, फाइनेंस मिनिस्टर और टीम ने भी किया, अगर ये ना किया होता और लेट से कि खुदा ना खास्ता हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पे ही खड़े रहते, तो आप सोचिए रुपए की कदर और कमज़ोर हो जाती, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन और बढ़ जाती। आप ये सोचिए कि पाकिस्तान अगर कोई पेमेंट मिस कर जाता तो शॉर्टफॉल्स हो जाती। सो जो दूसरा सिनारियो था ना वो अनटेनेबल था, मतलब वो जाने वाला ही नहीं था। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये खुशखबरी है कौम के लिए कि अब फार्मास्यूटिकल की कभी भी शॉर्टफॉल उनको अगले 9 माह में दिखाई नहीं देगी अगर प्रोग्राम कंप्लीट होता है। पेट्रोल डीजल मिलता रहेगा, बिजली आती रहेगी, बट ये कि उनके लिए कोई बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। ये ज़रूर है कि जो पहिया बिल्कुल रुक गया था मैन्युफैक्चरिंग का वो थोड़ा चल पड़ेगा। थोड़ी इंपोर्ट के लिए आप रॉ मटेरियल सब कुछ मंगवाना शुरू कर देंगे, आप इनपुट्स मंगवाना शुरू कर देंगे, तो आप थोड़ा सा चल पाए। मतलब ब्रीदिंग स्पेस आप कह रहे हैं कि इससे मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खाकान साहब आपके कीमती वक्त का। और अब देखना यही है $3 बिलियन का जो एग्रीमेंट है इसकी आवाम तक कितनी रिलीफ पहुँचेगी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट कितना होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि आवाम किस तरह से जो आटे के हसूल के लिए मारी मारी फिरती है उनके लिए क्या है इस सारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, और साथ साथ ये भी कि हेल्थ कार्ड के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात उनके क्या हैं। आफ्टर द ब्रेक अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे IMF प्रोग्राम के जो $3 अरब के हवाले से कमिटमेंट सामने आई और मुबारकबादें भी दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई, और ईद के रोज़ भी हमने यही देखा कि मुबारकबादें वसूल करने और देने का सिलसिला जारी था। लेकिन इस दौरान ही ईद से पहले आवाम की सिचुएशन क्या थी यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर इस्लामाबाद में, आवाम के तासुरात क्या थे, और ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ये रिलीफ और ये तब्दीली आवाम तक पहुँची है या नहीं पहुँची, ये आपको दिखाने के लिए एक रिपोर्ट हमारे रिपोर्टर जिनका नाम एडी खान है उन्होंने तैयार की है। यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर आवाम के तासुरात क्या हैं ये देखिए आप ज़रा। जी, ये पाकिस्तान का कोई दूर दराज इलाका नहीं, शहर इक़दार इस्लामाबाद G6 का एरिया का यूटिलिटी स्टोर हैं जो पार्लियामेंट से, सुप्रीम कोर्ट से चंद किलोमीटर के फासले पर ये यूटिलिटी स्टोर मौजूद हैं, जहां पर गरीब आदमी के लिए सस्ता सब्सिडाइज आटा दिया तो ज़रूर जाता है, लेकिन उसके लिए पूरा दिन लाइनें लगाना पड़ती हैं। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतज़ार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पारे से आई उधर से ही नहीं मिल रहे हैं, आटे के भी पैसे नहीं होते थे, उधारे लेकर आती हूँ, किराए के भी नहीं होते हैं, तो खजूरें भी साथ दे देते हैं। ये सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और एक ट्रक नहीं आता है, एक ट्रक 4 जगह जाता है, और जो लेते भी हैं वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। हम सुबह 6:30 बजे आए हैं सर, और अभी तक लाइन में खड़े हैं। ये गवर्नमेंट इतना आवाम को जलील कर रहे हैं, कोई हद ही नहीं है। ये माँ बहनें भी सारे बैठे हैं,
सबको जलील करने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। हमारी दिहाड़ी टूट जाती है, हम मजदूरी अपनी दिहाड़ी छोड़ कर आते हैं और आते भी सुबह 5 बजे हैं, सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे। किसी को मिला नहीं मिला तो बस धाड़े मार के रो के पीट के चले जाते हैं लोग। यानी कोई मकसद नहीं ये रिलीफ या ये सरकारी आटा, ये एक ड्रामेबाजी है, ये कि इनको जलील करने वाली बात है। स्टोर इंचार्ज से भी बात करते हैं। सर बताइएगा, आज कितना आटा आया, कितनी सप्लाई दी आपने? 250 आटा आया था जी। तो सारी सप्लाई मुकम्मल दे दी? जी 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 जी। अच्छा, ये लाइनें जो लगी होती हैं, क्या सप्लाई ज़्यादा नहीं हो सकती, क्या कहते हैं? सर रोज़ाना आ जाते हैं, 7 वाले नीचे भारत स्टोर है, उधर भी 200-300 में खान में आते हैं, सितारा मार्केट में भी आते हैं, ये जुमा बाज़ार है वहाँ भी आ जाते हैं, प्रेस क्लब में भी आते हैं। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या करते हैं, समझ नहीं आती। वही लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियाद से आ जाते हैं। कभी एक फैमिली का किसी मेंबर के शनाख्ती उठाए होते हैं, कभी किसी का, तो हमने मजबूरन देना पड़ता है क्योंकि कहते हैं हम बहुत दूर से आए। तो हमारी तो ये कोशिश है कि सबको मिल जाए, लेकिन पूरा फिर भी नहीं होता। अच्छा, आईडी कार्ड से एंट्री करते हैं, एंट्री के बाद आप लोग ये इनको देते हैं, तो क्या फिर तस्दीक नहीं हो पाती कि एक ही घराने के हैं ये लोग? नहीं, वो तो पता नहीं चलता, वो पता नहीं चलता। जी बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाली सप्लाई भी आवाम के लिए पूरी नहीं होती। इस जगह पे आटे का स्टॉक जो ट्रक तकरीबन 2-2:30 बजे आया, शहरियों को 250 के करीब यह थैला दिया गया, लेकिन वो भी पूरा ना हुआ और कई शहरी ऐसे भी हैं जो खाली हाथ गए। तो सूरत हाल आपने देखी, जहाँ पर चंद किलोमीटर का फासला है पार्लियामान से और वज़ीर आज़म हाउस से, और आवाम सारा दिन 45 डिग्री की गर्मी में खड़े होकर एक आटे की बोरी का इंतज़ार करने में मजबूर हैं। सदीक, क्या लगता है कि एक तरफ जो प्रोजेक्ट किया जाता है कि अब रिलीफ भी मिलेगा, साथ साथ महंगाई भी 29% हो गई है और आगे एक सुनहरी दौर का आगाज़ होने वाला है, लेकिन बिजली की प्राइस की हम बात करें, गैस की कीमत की बात करें, वो बढ़ती दिखाई दे रही है और हेल्थ कार्ड के हवाले से भी अबहाम है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इलाज उस पर बंद हो चुका है। मोहसिन नकवी साहब कुछ और कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल पर? देखें, जो पहला आपने यूटिलिटी स्टोर वाला जो पैकेज आपने चलाया है, ये देखें इसकी इंपॉर्टेंस ये है मुजम्मिल साहब कि रेड जोन के से निकलते, जब आप निकलते हैं तो जो पहले चंद यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनमें से एक ये है। यानी जब रेड जोन ख़त्म होता है तो रेड जोन ख़त्म होने से ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर इसका फासला बनता है। और अगर आप इसका फासला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट लॉजेस, ईवान सदर, उनसे अगर आप इनका फासला देखते हैं तो 3 से 3.5 किलोमीटर बनता है। तो ये दिखाने का मकसद ये था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर हाउस से 3 किलोमीटर का फासला, और टोटल अगर आप ड्राइव की बात करें 6 मिनट की ड्राइव है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से 6 मिनट की ड्राइव पर जो यूटिलिटी स्टोर है वहां पर हालत ये है, और ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये तो हमने एक दिन की कहानी दिखाई है। आज क्योंकि यूटिलिटी स्टोर बंद था, कल से ओपन होगा, तो कल से हम इस पे पूरी नजर रखेंगे कि अगर शहर इक़्तिदार में जहां पे सारे जो आवाम के वोट लेकर और आवाम के नाम पर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, जो आवाम को फैसिलिटेट करने के नाम पर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, अगर उनके पहलू में ये मुजम्मिल साहब, तो फिर आप अंदाजा लगाएं दूर दराज शहरों में क्या हो रहा होगा। अब आप अंदाजा लगाएं, क्या एक यूटिलिटी स्टोर के ऊपर आटा इतनी वाफर मिकदार में नहीं हो सकता कि कम से कम इंसानियत की तजलील ना हो, क्या के लोगों की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। और मैं आपको बताऊं कि ये यहाँ पे क्योंकि हमारे ऑफिस के करीब है, मैं अक्सर जो है ये देखता हूँ कि यहाँ पे लोग सुबह 6 बजे आके बैठते हैं, कभी दिन 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे आटा जो है वो आता है। और कई बार ऐसे होता है कि आटे की लाइन में लोग लगते हैं, आधे लोगों को मिलता है आटा, आधे लोगों को नहीं मिलता। तो आप मुझे बताएं, और फिर ये आटा भी वो है जो कि शायद आप में हम कभी भी ना खाएं, जो जिनको अल्लाह ताला ने थोड़ी सी भी इस्तादात दे रखी है वो कभी भी ना खाएं। इतना लो क्वालिटी का आटा है। अगर आपने इतना लो क्वालिटी का आटा इस्लामाबाद जैसे शहर में रेड जोन से निकलने के बाद जो पहले यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहां पर यह हालत है कि लोगों को, बुजुर्गों को, खवातीन को तजलील उनकी करके, उनको जलील और ख्वार करके, उनको पूरा दिन इंतजार करवा के आपने देना है, और थोड़ा सा सस्ता आटा मार्केट से, और आपने इस तरह से देना है, तो फिर आप पूरे मुल्क का आप अंदाजा लगा लेना किस तरह से होगा। और आप ये देखें, अभी आपने देखा कि दुबई में जो मुलाकातें हुई, मुझे बताएं दुबई से कोई खबर निकल के आई है कि जो यूनान में कश्ती हादसा हुआ है उस पर बात हुई हो, ये जो आटे की लंबी लंबी लाइनें इस पर बात हुई हो, जो लोग गुर्बत से की लकीर से नीचे जा रहे हैं इस पर बात हो रही हो, जो लाखों लोग जो है वो पाकिस्तान से चले गए हैं उस पर बात हुई हो, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है उस पर बात हो रही हो, लोग जो खुदकुशियां कर रहे हैं उस पर बात हो रही हो, या ये बात हुई हो कि यार हमने बिजली की कीमतें कैसे कम करनी है, हमने आटा कैसे सस्ता करना है, हमने किसान को कैसे फैसिलिटेट करना है, हमने बिजली का नहीं, वो सदीक मियां साहब ने तो कहा है मेरी हुकूमत आ गई, मेरी हुकूमत अगर आई तो महंगाई खत्म कर देंगे।
देखें मुझे मुजम्मिल साहब ये बताएं, देखें ये एक नया अब बयानी तैयार हो रहा है, ये पहले भी 2-3 बार कोशिश की गई थी बयानिया बनाने की, और बयानिया ये बनाया जाएगा कि जनाब ये तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जो तबाही और बर्बादी की है वो तो शहबाज शरीफ ने किया है, मियाँ साहब होते तो क्या बात होती। और फिर वो आपको याद होगा मरीम नवाज साहबा का ट्वीट कि मियाँ साहब जो है वो नाराज होकर उठकर चले गए पेट्रोल की थोड़ी सी कीमतें बढ़ाने पर, और उसके बाद आपने देखा कि कोई उस वक्त जब वो नाराज हुए थे उससे कम से कम 70-80 रुपए ज्यादा है इस वक्त, और हर फैसला इस हुकूमत का मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से होता है। और अब तासुर क्या देने की कोशिश की जा रही है, मियाँ साहब बेचारों को तो पता ही नहीं है, मियाँ साहब बेचारे तो बड़े दर्द दिल रखने वाले इंसान हैं, उनको तो गरीबों का बड़ा एहसास है। मुझे बताएं ना कि दुबई में जो मियाँ साहब आके बैठे हुए हैं, वहाँ से जब से वो दुबई आके बैठे हैं, चले पहले लंदन थे, दूर थे, को फासला भी यहाँ से ज्यादा था, शायद लोगों का दुख दर्द और आहो बका चीखो पुकार लोगों की वो नहीं सुन रहे थे, आहें और सिस्कियाँ नहीं सुन रहे थे, दूर था। अब तो ये दुबई बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं पता कि लोगों के साथ पाकिस्तान में क्या हो रहा है? और तासुर देने की ये कोशिश की जाती है कि जनाब जो है वो मियाँ साहब को बड़ा एहसास है, कोई एहसास नहीं है। इस वक्त दुबई में जितनी मुलाकातें हुई हैं वो तमाम की तमाम मुलाकातें, उन तमाम की तमाम मुलाकातों का मकसद अगला इक़्तिदार लेना था, मौजूदा इक़्तिदार को तवालत देना था। बिल्कुल सदीक उस पे करते हैं बात कि वो जो मीटिंग्स वहाँ पर हुई हैं उसमें क्या कुछ अंडर डिस्कशन रहा। लेकिन हेल्थ कार्ड के हवाले से ये जो कहा जा रहा है कि अगर जो 8,000 बिल देता है वो मुफ्त इलाज नहीं करवा सकता, फिर वो ये भी डिनाई कर रही है पंजाब की जो निगरान हुकूमत है कि मुफ्त इलाज बंद नहीं हुआ, रिपोर्ट्स कुछ और मिल रही हैं, इस पर किसकी बात माननी पड़ेगी? अब मुज़म्मिल साहब आवाज़ आ रही है आपको? जी जी कंटिन्यू कीजिए सदीक आप। सदीक गालिबन आपको आवाज़ नहीं जा करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये डिटेल हम देख रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब की तरफ से भी ये कहा गया कि 70% जो इलाज होगा वो मुफ्त होगा प्राइवेट अस्पतालों में, और गवर्नमेंट अस्पतालों में बिल्कुल फ्री इलाज किया जाएगा। तो सदीक 8,000 जो बिल देता है वो अहल नहीं है मुफ्त इलाज का, ये कहा जा रहा है। देखें 8,000 तो इस वक्त जो बिजली के बिलों की सूरत हाल है, आप उस तबके की अगर आप बात करें जिनकी आमदन जो है वो 20 से 25,000 रुपये है, 30,000 रुपये है, जो बड़ी मामूली सी मुलाजमतों पर हैं, बड़ी कम उनकी तनख्वाहें हैं, उनसे भी जब आप देखें तो वो भी आपको आके मिलते हैं, कहते हैं जी मेरा 20,000 रुपये बिल आए, मेरा 25,000 रुपये बिल आए। ये बिल तो जो हुकूमत की जो इस हुकूमत की नाअहली है उसकी वजह से बिल लोगों के ज्यादा आ रहे हैं। तो बात यह है कि अब बिल तो 8,000 से कम शायद ही को पाकिस्तानी हो जिसका 8,000 से कम आया हो, शायद उसी का ही आया हो जिसका घर बंद है और उसकी बिजली पूरे महीने में चली नहीं है, तो शायद उसका 8,000 से कम आया हो, वरना तो मुमकिन नहीं है कि 8,000 से कम बिल आया हो। देखें ये जो इस वक्त मसला है, इस पे हम इस इशू को इस पे कल भी हम मजीद बात करेंगे। कुछ डॉक्टर से भी मेरी बात हुई है कि मैंने कहा पता तो लगाऊं कि क्या मामला है, मुझे बताएं। ये जो कह रहे हैं कि जी जो कार्डियोलॉजी में जो प्रोसीजर हुए उसमें जी बड़ी जो है वो जो करप्शन हुई है, तो आप बताएं करप्शन करने वालों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? फिर आप ये बताएं कि आपने जो गायनी के ऑपरेशन है उसमें कौन से कोई करप्शन हुई है, जो सिजेरियन है उसमें कौन सी करप्शन हो गई कि आपने वो भी बंद कर दिया है, जो आंखों की सर्जरी है उसकी कौन सी ऐसी 2 नंबरी हुई है। मसला ये है कि जो माफियाज हैं, असल मसला ये है कि जो बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी आमदन कम हुई, उनको नुकसान हुआ क्योंकि इतने ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल बन गए। क्योंकि आप जाहिर है अगर हेल्थ कार्ड के ऊपर इलाज होना है तो वो तो इंश्योरेंस कंपनी ने जो है वो पे करना है। और फिर दूसरी बात यह है कि एक पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि एक सरकारी हॉस्पिटल है उसमें 2-2 महीने तक मरीज को इंतजार करना पड़ता था। 2 महीने बाद या तो वो सरकारी ऑपरेट करवाता था या वो उस वार्ड के जो प्रोफेसर है उसके हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेट करवाता था। अब मसला ये है कि हेल्थ कार्ड के ऊपर बहुत से डॉक्टर्स आप ऑपरेट कर रहे हैं। अब मसला यहाँ पे माफियाज का, वो जो बड़े अस्पतालों वाले माफियाज हैं उनके रोजगार को जो है वो तो नुकसान हुआ है, उनको नुकसान पहुंचा है। साथ जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिनके ये डॉक्टर जावेद अकरम साहब के साथ बड़े तल्लुकात शायद हैं, जिनके साथ बड़े उनके मामलात हैं, क्योंकि हमेशा ये पीएमए और इस तरह के जो इनकी अपनी एक सियासत रही है, तो उनको शायद ज्यादा नुकसान हो रहा था। जो प्रोफेसर के लेवल पर हैं उनको ज्यादा नुकसान हो रहा था। वरना देखें जितना गरीब को इससे फायदा था, हर गरीब पाकिस्तानी उसके पास 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड था। और देखें आप मुझसे ज्यादा चीजें पढ़ते हैं, आपकी ज्यादा नजर रहती है, आप देखें कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो रिसर्च एक आई उसमें यह बताया गया कि लोग खतरे गुर्बत से नीचे इसलिए जाते हैं जब अचानक उनके घर में कोई बीमारी आती है और उनके पास इलाज के पैसे नहीं होते, वो कर्जा लेते हैं। कर्जा जब लेते हैं तो वो खतरे गुर्बत से नीचे चले जाते हैं, फिर वो कर्जा नहीं उतार पाते। यहाँ पे 10 लाख हर पाकिस्तानी को मुयसर था। मसला सिर्फ ये है, एक तो माफियाज को नुकसान हो रहा था, दूसरा ये है कि वो पिछली हुकूमत के शुरू किया हुआ था
यार देखें, आपको अगर मसला है ना, मरियम नवाज साहबा की तो बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि हेल्थ कार्ड बंद किया जाए, उस ख्वाहिश की तकमील हुई है। अगर आपको इतनी तकलीफ थी कि पुरानी हुकूमत देखिए, आप बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा दें यार। आपने पहले जो है वो टॉयलेट्स के ऊपर भी तो शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें लगा दी थी, अब हेल्थ कार्ड के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा दें, मरियम नवाज साहब की लगा दें, उनके बच्चों की लगा दें, उनके अगर कोई आगे बच्चे में उनकी तस्वीरें लगा लें। लेकिन इसके साथ ये तो ना करें जो आप कर रहे हैं। और निगरान हुकूमत का कौन सा मैंडेट है कि आप ये काम कर रहे हैं? बिल्कुल इसको कंटिन्यू हर सूरत करना चाहिए, क्योंकि ये जो रिलीफ है ये महंगाई में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। लेकिन सदीक, जिस तरह से पहले दुबई की मुलाकातों की हम बात कर रहे थे, अब उसमें इन इशूज़ की डिस्कशन तो बेशक कम रही, लेकिन जो इशू डिस्कस हुआ वो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी है। और कहा यह जा रहा है कि अगर तमाम कानूनी रोड ब्लॉक्स हल हो जाते हैं तो 14 अगस्त को वापसी का इम्कान है। फिर जहांगीर तरीन साहब बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो दुबई की डेवलपमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? देखें, एक तो यह कि दुबई से कोई बड़ी खबर मैंने तो नहीं देखा कि कोई बड़ी खबर निकल के आई हो। उसकी शायद वजह यह भी है कि अगर आप अदम एतमाद जब पिछली हुकूमत के दौर में हुई थी, तहरीक अदम एतमाद आई थी, उससे पहले अगर आप याद करें तो उस वक्त भी सिर्फ 8 से 10 लोगों को पता था कि क्या होने जा रहा है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान साहब की जमात में मिला के 8 से 10 लोग थे जिनको पता था कि असल में चल क्या रहा है, असल में हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। तो उन्होंने बड़ा एक क्लोज इस सारी चीज़ को रखा। अब भी मुझे लगता है कि जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ी क्लोज रखी गई हैं, और ये नहीं हो सकता कि इतनी मुलाकातें हुई तो कोई बड़ी चीज़ डिसाइड ना हुई हो। लेकिन मुझे तो नहीं नजर आया कि कोई बड़ी चीज़ बाहर निकल कर आई हो। लेकिन इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं, कोई इलेक्शन के चांसेस मुझे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि देखें हुकूमत ने तो फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन की दी हुई तारीख पर इलेक्शन नहीं करवाए जाएंगे, और वह है 8 अक्टूबर, जिसकी पहले फजाइल बयान करती थी मौजूदा हुकूमत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने अपनी बसीरत के मुताबिक और जो अल्लाह ताला ने उनको नजर दिया है इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए, उस कमाल और खूबसूरत नजर की वजह से उन्होंने जो 8 अक्टूबर की तारीख दी है, ये ऐसी अल्लाह की रहमत साबित होगी। 8 अक्टूबर के इसी पे इलेक्शन होने चाहिए। अब इन्होंने फैसला किया कि 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं होंगे, और इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में सबको पता है, ये जब आप कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं कि इन्होंने फैसला किया है, ये आप नून लीग की बात कर रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ज़राए तो यही बता रहे हैं कि वो तो राजी हैं इस बात पे कि अक्टूबर में इलेक्शन हो भी जाए तो हमें कोई मसला नहीं है इस पर। देखिए, इस वक्त चल रही है नून लीग की। नून लीग ने फैसला किया है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन नहीं होंगे। तो 8 अक्टूबर को अगर नून लीग ने डिसाइड कर लिया है तो फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब तो आप तय ही समझें कि उन्होंने तो वही करना है जो नून लीग चाहेगी, क्योंकि जब से वो बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कोई एक फैसला उनका दिखा दें जिससे नून लीग को नुकसान हुआ हो, जिससे पीडीएम को नुकसान हुआ हो। कोई एक ऐसा हल्का बता दें जहां पे धांधली के वाज़ेह सबूत सामने आए हों और वहां पे पीडीएम जीती हो और वहां पे उन्होंने दोबारा इलेक्शन करवाया हो। कराची के बल्दियाती इंतखाबात, जो इलेक्शन आप उठा के देख लें, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने जितने इलेक्शन उनके नीचे हुए हैं, इलेक्शन के ऊपर सवालात हैं, लेकिन जहां पे पीडीएम जीती है उसको फायदा हुआ है, वहां पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। जहां पे पीडीएम हारी वहां पे पीडीएम ने कहा इतने पोलिंग स्टेशनों पे दोबारा गिनती करवा ले। उन्होंने कहा नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, पूरा इलेक्शन डस्का वाला दोबारा होगा। लेकिन कराची की वीडियोज आ जाएं, बाकी हल्कों की जहां जहां इलेक्शन हुए धांधली हो गई वहां की वीडियोज आ जाएं, कोई उन्होंने कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। और आपने सेनेट में देखा था कि गिलानी साहब के बेटे की वीडियोज और सारी चीजें क्या किया उस पर इलेक्शन कमीशन ने। तो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन का किरदार सबके सामने है। इस वक्त तक जब हम बात कर रहे हैं कोई इलेक्शन नजर नहीं आ रहा, और अब ये एक देखना होगा कि क्या इस असम्बली को एक्सटेंशन दी जाती है या जो निगरान सेटअप आता है उसको लंबा किया जाता है, और लेकिन क्या किया जाता है। लेकिन इस वक्त तक तो इलेक्शन मतलब कोई बड़ा फैसला आप कह रहे हैं नहीं हुआ। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में 30 बड़े नाम, बड़ी शख्सियात मजीद शामिल हो सकती हैं, तो ये इस खबर में कितनी सदाकत है? देखें, पहले जो पिछली बात आप कर रहे थे उसमें मेरा ये था कि शायद बड़े फैसले हुए हैं लेकिन बाहर नहीं आए कम अज कम। अच्छा, मतलब सीक्रेट रखा गया उसको। अच्छा, जहां तक आप हाँ बिल्कुल, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, देखें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को पहले तो कहें कि जितने लोग जिस दिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नऊस हुई थी उतने लोग इकट्ठे तो करके दिखा दें। मेरी खुद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एक रहनुमा से बात हुई, उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन साहब को फोन करके लंदन में बताया गया कि हजूर वो जो आपने ऐलान किया था ना पार्टी का, उस दिन जो लोग आए थे उनमें से आधे जो है उनके नंबर बंद हैं और बाकियों में से भी कई जो है वो फोन ही नहीं उठा रहे, तो आप बताएं इनका क्या करना है। आप जाहिर है रोज रोज तो नहीं इस तरह से हो सकता ना कि वो सारे लोग पहुंच जाए वहां पे, तो वो तो लोग। और आपने महमूद मौलवी साहब का खुद सुना जिन्होंने जमीर हैदर साहब के प्रोग्राम में कहा था, उन्होंने कहा था कि अभी तो ना फवाद चौधरी का पता है, ना अली ज़ैदी का पता है, ना इमरान इस्माइल का पता है, ना मैं शामिल हूँ। और मुझे बताया ना वो अली ज़ैदी साहब ने वहाँ खड़े होकर कहा था
कि सिंध से 3 साबिक वज़राए आला शामिल होंगे। कहाँ है वो 3 साबिक वज़राए आला? कोई एक गेट टुगेदर बता दें जो PDM इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हुई हो, कोई एक अवामी जलसा बता दें, जलसा तो छोड़ दें, कोई कॉर्नर मीटिंग ही दिखा दें कोई इनकी हुई हो। तो देखें, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जाम होगी मुस्लिम लीग नून के अंदर, सीट एडजस्टमेंट इनकी नहीं होगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। कोई ये अलग पार्टी नहीं है, ये PDM का एक हिस्सा है। और आप देखें कि इनके 2 लोगों ने कहा था कि हम ओहदे छोड़ने, अभी तक आपने उनके देखे डिजाइन सामने आए हो, कोई नोटिफिकेशन हुआ हो कि उन्होंने वजारतें छोड़ दी और उनसे गाड़ियां शाड़ियां वापस ले ली गई हैं। ये सब फ्रॉड है, सब ड्रामा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी PDM का हिस्सा है, 15वीं जमात है और इनके लोग शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलग से पार्टी के तौर पर अलग से उसकी कोई शनाख्त नहीं है। ठीक है, फेयर इनफ। लास्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। OIC की तरफ से भी ये जॉइंट स्टेटमेंट सामने आई है कि ये जो सारे वाक़यात हमने अफसोसनाक होते हुए देखे हैं स्वीडन के अंदर, इसके ख़िलाफ़ कलेक्टिव एक्शन लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से कुरान पाक की बेहुरमती वहाँ पर की गई, वीडियोस बनाई गई, शहबाज शरीफ साहब ने भी स्टेटमेंट इस पर दिया। सदीक, क्या लगता है कि कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह के वाक़यात को रोकना? उसकी वजह यह है कि जिस कदर रेफ्यूजीज़ वहाँ पर यूरोप में बैठे हुए हैं, ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम ममालिक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूरोप के अपने लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी। तो इस तरह के वाक़यात हम देख रहे हैं कि इसकी रोकथाम उस तरह से नहीं हो रही वहाँ पर। लेकिन ज़ाहिर है जब हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें इत्तेहाद नहीं है, वो यक ज़बान होकर उस तरह से इफ़ेक्टिवली अपना ना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, ना बात करते हैं, ना ही दुनिया को कोई इस बात से कोई मसला होता है कि वो जो मर्ज़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें या कुरान मजीद की बेहुरमती करें। तो उन्हें पता है कि वक्ती तौर पर कुछ बयानात आते हैं, कोई सॉलिड चीज़ नहीं होती, कोई जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं होती। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप रैलियाँ निकाल भी लेंगे, एहतजाज कर भी लेंगे, तो उससे क्या उनको असर पड़ेगा? तो मेरा नहीं ख्याल। असल बात यह है कि जब तक जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो मिलकर कोई स्ट्रॉन्ग कोई रद्दअमल नहीं देते, कोई ऐसा रद्दअमल जिससे दुनिया को एक मैसेज आए, तब तक ये चीज़ होती रहेंगी। आपने देखा कई वाक़यात हो चुके, किस तरह के वाक़यात हुए, लेकिन हर वाक़े के बाद मुस्लिम कम्युनिटी को इस पर जो है वो बिल्कुल मुस्लिम कम्युनिटी को इत्तेहाद का मुजाहरा करना पादी ऐसे ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो सकती है। सदीक जान हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।